नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल ई मैक्स पाठशाला में। आज हम लोग कारक के प्रकारों में पांचवें प्रकार को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कारक की परिभाषा एवं कारक के चार प्रकार, जो है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक एवं संप्रदान कारक। आज हम लोग कारक के पांचवें प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी एक बार देख लें। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी जुड़ जाइए। बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का विषय आपादान कारक, जो कारक के प्रकारों में पांचवा प्रकार है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार देख लें कि कारक किसे कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करता है उसे ही कारक कहते हैं। अपादान कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लें। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में क्या होता है, अलग होने के अर्थ में, मतलब यह क्या संज्ञा या सर्वनाम से अलग होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह होता है से। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे जानते हैं। जैसे 1 नंबर, पेड़ से पत्ते गिरे। दूसरे नंबर पर रवि मुंबई से लौट आया। तीसरा, लड़का पेड़ से गिरा। चौथा, वह घर से बाहर आया। पांचवा अगर देखें तो बिल्ली छत से कूद गई। और छठा, चूहा बिल से बाहर निकला। इन सब उदाहरणों को अगर हम देखें तो क्या देखते हैं कि यहाँ पर पेड़ से पत्ते गिरे। क्या हुआ, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, मतलब अलगाव का अर्थ हो रहा है। रवि मुंबई से लौट आया। रवि मुंबई को छोड़ चुका है, उससे वह अलग हो चुका है, तो ये क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है यहाँ पर। लड़का पेड़ से गिरा। लड़का पेड़ पर चढ़ा था लेकिन वहाँ से वो गिर चुका है, इसलिए वो क्या हुआ, पेड़ से वो अलग हो गया। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो अलग होने के सेंस में आ रहा है। अगला देखेंगे, वह घर से बाहर आया। जो भी व्यक्ति है वो घर को छोड़ चुका है, मतलब वो घर से बाहर आ गया है, तो घर उससे छूट चुका है। तो यहाँ पर भी क्या देखेंगे हम, घर से वो व्यक्ति अलग हो रहा है। बिल्ली छत से कूद गई। यहाँ पर भी देखेंगे बिल्ली छत से अलग हो रही है। बिल्ली छत पे तो चढ़ी थी लेकिन वहाँ से क्या की, कूद गई। तो कूदने के सेंस में क्या हुआ, वो छत से अलग हो गया। तो इस तरह से देखेंगे तो यह भी आपादान कारक है। और चूहा बिल से बाहर निकला। चूहा अपना खाना ढूंढने के लिए बिल से बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि चूहा जो है वो बिल से बाहर आ गया है, बिल को छोड़ दिया है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये भी चूहा भी बिल से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, अपादान कारक। मतलब अगर इतने
उदाहरणों में हम देखें तो क्या हो रहा है, अलग होने का बोध हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा जान लेते हैं। एक संज्ञा या सर्वनाम का किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द या शब्द रूप को ही क्या कहेंगे, हम संबंध कारक कहेंगे। चलिए इसकी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा उदाहरण के द्वारा हम लोग समझेंगे इसे कि संबंध कारक किसे कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला, राम का भाई चतुर है। दूसरा, सुनीता की बहन सुंदर है। तीसरा, रवि के पिताजी डॉक्टर है। चौथा, यह मेरा घर है। यह मेरी साइकिल है। यह मेरे मित्र है। कुछ उदाहरण इस तरह से हमने लिख लिया है। अब हम लोग एक एक करके जानेंगे। हम लोगों ने क्या देखा कि संज्ञा, एक संज्ञा या सर्वनाम, उसका संबंध किससे बताया जाता है, दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से। जैसे कि राम का भाई चतुर है, तो राम हो गया यहाँ पर एक संज्ञा, भाई भी दूसरी संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर राम का भाई, यहाँ पर राम का भाई, तो यहाँ पर क्या हो गया, संबंध बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरे वाक्य में सुनीता की बहन सुंदर है। जाहिर सी बात है, सबकी बहन सुंदर है। सुनीता की बहन, सुनीता क्या हो गई, संज्ञा, बहन दूसरी संज्ञा। तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से क्या बता रहा है, यहाँ पर संबंध बता रहा है। इस तरह तीसरे वाक्य में देखेंगे, रवि के पिताजी डॉक्टर है। रवि जो पहली संज्ञा है और पिताजी जो दूसरी संज्ञा है। तो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ जब संबंध बताया जा रहा है। चौथे में देखेंगे, यह मेरा घर है। यह घर, यह क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है। मेरा भी क्या हो रहा है, यहाँ पर सर्वनाम है। तो एक सर्वनाम का जब दूसरे सर्वनाम से संबंध बताया जा रहा है तो यहाँ पर संबंध कारक हो रहा है। यह मेरी साइकिल है। यह क्या है, सर्वनाम है। मेरी शब्द भी सर्वनाम है। जब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताया जा रहा है कि यह मेरी साइकिल है, तो यहाँ पर संबंध कारक होगा। ये मेरे मित्र है। ये पहले सर्वनाम, मेरे दूसरे सर्वनाम। जब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताया जा रहा है या संबंध स्थापित हो रहा है तो इसे कहेंगे क्या, संबंध कारक। आगे चलते हैं हम लोग इसके विभक्ति को देख लेते हैं। किसकी, संबंध कारक की विभक्ति जानते हैं। इसकी विभक्ति होती है का, की, के या फिर रा, री या रे। कभी कभी क्या होता है कि बहुत जगह पे संबंध कारक विभक्ति में के स्थान पर क्या लगाया जाता है, वाला प्रत्यय लगाया जाता है। वाला प्रत्यय,
भी प्रयोग किया जाता है। वाला प्रत्यय कैसे लगाया जाता है? जैसे बोला जाता है कि राम वाली किताब, अक्सर बोला जाता है। फिर बोला जाता है श्याम वाला घर। अगर देखा जाए तो ऐसे भी बोला जाता है प्रेमचंद वाले उपन्यास। चांदी वाली थाली, अक्सर इस तरह से वाला प्रत्यय लगाकर भी संबंध कारक का निर्माण किया जाता है। और कुछ मुहावरे के द्वारा मुहावरेदार का भी प्रयोग करके, जैसे कि हम जानेंगे मुहावरेदार में होता है दिन के दिन या महीने के महीने। इसी तरह से होली के होली, दीपावली के दीपावली, कान का कच्चा, बात का पक्का। इस तरह से संबंध कारक में मुहावरेदार का भी प्रयोग होता है। आगे जानते हैं हम लोग। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले इसके परिभाषा को जान लेते हैं। क्रिया के होने के स्थान या काल को बताने वाले कारक को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है में या पर। चलिए इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसे कि 1 नंबर, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, वह इस मकान में रहता है। वह द्वार द्वार भीख मांगता है। उस जगह एक सभा होने जा रही है। वह शाम को आएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि वाक्यों के माध्यम से कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया कहाँ पर बैठी हुई है? पेड़ पर। तो क्रिया होने के स्थान मतलब बैठना क्या हो गया मेरा यहाँ पर? क्रिया हो गया। तो क्रिया होने का स्थान कौन सा स्थान है? पेड़ पर। अगला वाक्य में देखते हैं, वह इस मकान में रहता है। रहने का क्या हो रहा है यहाँ पर? इस वाक्य में क्रिया कौन है? रहना। तो वो कहाँ रह रहा है? इस मकान में। तो इस मकान में हमारा क्या हो गया? स्थान है। इसी तरह से देखेंगे, वह द्वार द्वार भीख मांगता है। यहाँ पर देखेंगे इस वाक्य में तो क्रिया क्या हो रही है? भीख मांगने की क्रिया हो रही है। अब वो कहाँ पर हो रहा है? द्वार द्वार, दरवाजे दरवाजे पे भीख मांग रहा है। तो यह स्थान है जो कि क्रिया होने के स्थान को
बता रहा है कि इस स्थान पर यह क्रिया हो रही है। आगे देखते हैं, तो उस जगह एक सभा होने जा रही है। तो यह इस वाक्य में अगर हम देखेंगे तो क्रिया सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग, क्रिया क्या हो रही है, सभा होने जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कहाँ पर सभा हो रही है, मुझे वो स्थान फाइंड आउट करना है। तो उस जगह पर, एक जगह पर, उस जगह पर सभा होने जा रही है। तो ये क्या होगी, हमारी स्थान। ठीक है, आगे देखेंगे कि वह शाम को आएगा। हम लोग जिस तरह से पढ़े हैं हम लोग परिभाषा में कि इसमें काल का भी बोध होता है, काल को भी बताता है। तो वह आने का समय कब बता रहा है, शाम को। तो शाम क्या हो गया, काल हो गया। तो इस तरह से हमने अधिकरण कारक को देखा। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है में, पर। इसे ध्यान जरूर रखेंगे। इसे ध्यान रखने पर हमें स्थान खोजने में दिक्कत नहीं होगी। हम आसानी पूर्वक स्थान को खोज सकते हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है। आगे देखते हैं संबोधन कारक। इसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया या सावधान किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। आगे कुछ उदाहरण के माध्यम से हम इसे जानेंगे, जैसे कि हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। अरे लड़के, लड़कों, ध्यान से सुनो। अजी भाई साहब, उधर जाना मना है। इस तरह से वाक्य में हम देखते हैं क्या कि हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। इस वाक्य में क्या देख रहे हैं कि किसी को पुकारा जा रहा है। किसे पुकारा जा रहा है, भगवान को। हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। अरे लड़कों, ध्यान से सुनो। अक्सर यहाँ पर शिक्षक अपने कक्षा में बोलते हैं, अरे बच्चों, ध्यान से सुनो। इसी तरह से अगर देखा जाए तो अरे लड़कों, अरे बच्चों जो बोला गया वो क्या हो गया, संबोधन किया जा रहा है, संबोधित किया जाता है। अजी भाई साहब, उधर जाना मना है। तो यहाँ पर अजी भाई साहब क्या हो गया, संबोधन हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वनाम शब्द में संबोधन कारक नहीं होते हैं। संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर वाक्य लिखा है मेरी रक्षा कीजिए, लेकिन यहाँ पर संबोधन कारक को मैंने वाक्य से पहले रखा हुआ है। यह पहचानने की बहुत अच्छी और आसान तरीका है कि किस तरह से हम संबोधन कारक को पहचानें। किस तरह से, एक तो यहाँ पर देखिएगा ये मार्क रहेगा और दूसरी तरफ से हम संबोधन कारक को हमेशा कहाँ, वाक्य के आगे में रखते हैं। इसी तरह से देखेंगे तो कई बार किसी किसी नाम पर भी जोर देकर संबोधन कारक का काम चलाया जाता है। तो कई बार देखेंगे कि संबोधन शब्द का भी किसी संज्ञा के साथ नहीं बल्कि अकेले ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अरे उधर क्यों जा रहे हो, तो मैंने वाक्य से पहले जो अरे बोला वो अकेले ही था, उसे भी क्या कहेंगे, संबोधन कारक। आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम लोग नए जानकारी के साथ, नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।